नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के और नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम गोल्ड के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि आज रुपए में जिस तरह की गिरावट आई है, बहुत तेज गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए में आई है। 1% से ज्यादा रुपया आज कमजोर हुआ है, 82.60 के ऊपर चला गया है। मतलब ये कि $1 के लिए अब आपको 82 रुपए 60 पैसे से ज्यादा के भाव चुकाने होंगे। तो अब रुपए में जो गिरावट आई है उसका बड़ा इंपैक्ट आज हमने गोल्ड पर देखा है। गोल्ड इस वक्त करीब 350 रुपए ऊपर है और 53,800 के ऊपर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में उस तरह की रफ्तार नहीं है डॉलर की मजबूती की वजह से। तो अब जरा आशीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, ये जो रुपए में गिरावट आई है, क्या ये गोल्ड को एक बार फिर से नई ऊंचाई पर ले जाएगी? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि आगे चल के जो हमने पैंडेमिक के समय 2020 में जो एक सोने का हाईएस्ट प्राइस देखा था, उसको भी आने वाले फ्यूचर में शायद प्राइस तोड़ देगी और उसके ऊपर चली जाएगी डोमेस्टिक मार्केट में। ये मेरा जेन्युइनली मानना है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि इसी साल गोल्ड का फिर से नया रिकॉर्ड बन जाएगा 56,000 के ऊपर? इसी साल 15-20 दिन में तो कह नहीं सकता। हाँ। लेकिन आने वाले 2-3 महीने में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वी विल सी ऑल टाइम हाई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने में ऑल टाइम हाई गोल्ड एक बार टच कर सकता है। तो मतलब ये कि यहाँ से करीब 2,500 रुपए तक की तेजी अगले 2 महीने में आ सकती है। तो आशीष जी, जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है? ज्वेलरी की डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इस तेजी का? मृत्युंजय जी, जब की प्राइस में तो ऑब्वियसली थोड़ा डिमांड स्लो हो जाता है, लेकिन एक बार स्पाइक होकर प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाती है तो उसके बाद वापस डिमांड बढ़ने शुरू हो जाता है। तो वही फिनोमेना में अपने डोमेस्टिक मार्केट में होते हुए देख रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते में या 10 दिन में जो प्राइस राइज हुआ है उससे थोड़ा रिटेल में ऑफटेक कम हुआ है, मैं मानता हूँ। लेकिन आगे चल के जैसे ये स्टेबलाइज होगा, शादी और फिजिकल डिमांड मार्केट में वापस आएंगी, तो धीरे धीरे डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। आप बने रहें सर। लेकिन राजीव जी, ऐसे माहौल में अगर ट्रेड लेना हो गोल्ड में इंट्राडे में, तो संक्षेप में बताएं सर, क्या ट्रेड लिया जाए आज के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। कल हमने अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद एक अच्छी गिरावट देखी बुलियंस में डॉलर की बढ़त के कारण। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार मंदी में आ गया है गोल्ड सिल्वर का। ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी स्ट्रांग ही लगता है, बट थोड़ा करेक्टिव डाउन लगता है मुझे। 53,900 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 54,100 के स्टॉप लॉस से 53,600 के टारगेट के लिए। ठीक है, दियोरा जी, आपका कमेंट क्या होगा? गोल्ड में बिल्कुल ताजा भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? मेरा इंट्राडे के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव साइड का है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। उसका बेसिक रीजन है कि रुपये काफी कमजोर है। हालांकि डॉलर इंडेक्स अगर आप 1 घंटे में देखें तो वो नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है इस इवनिंग में कोई डेटा भी नहीं है, तो आई थिंक बाय करके ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड के जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है करंट प्राइस पे बाय करें। 54,120 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 53,380 के स्टॉप लॉस के साथ आप 53,700 के करीब एक बाय की पोजीशन इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर। अब आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने में एक बार फिर से गोल्ड का नया हाई बन सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि महंगाई की चिंता ग्लोबली बहुत कम हुई नहीं है। थोड़ी बहुत कमी आई है दरों में बढ़ोतरी के बाद, लेकिन अभी भी जो टारगेट है सेंट्रल बैंक के उससे बहुत है दूर है महंगाई का आंकड़ा।
ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बेशक ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाए, अमेरिका का ही एग्जांपल ले लें, लेकिन ये रुकेगा नहीं अभी। ये डैमेज नहीं करेगा सर गोल्ड को थोड़ा बहुत भी? नहीं, मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर गोल्ड। जो भी नेगेटिव न्यूज थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, और इससे आगे ऊपर ही जाएगा गोल्ड, नंबर 1। और दूसरा, जैसे ही चाइनीज न्यू ईयर आएगा या हमारे वेडिंग सीजन आएगा तो फिजिकल डिमांड वापस मार्केट में आ जाएगी, और उससे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा। और ये दोनों चीजों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आगे 2-3 महीने में मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऊपर जाएंगे, गिरावट की गुंजाइश नहीं है। चांदी पर आपका व्यू क्या है आशीष जी? चांदी में भी ठीक ठाक तेजी आई है, और चांदी के लिए तो डबल अच्छी खबर ये है कि एक तो गोल्ड की तेजी का सपोर्ट, और दूसरी खबर ये कि चाइना में अब धीरे धीरे जो कोविड के प्रतिबंध थे उसको हटाए जा रहे हैं। चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, उसका फायदा भी मिल रहा है। चांदी पर आउटलुक आपका? दोनों जनरली चांदी सोने को मिरर करती है, और जब कभी भी इंडस्ट्रियल डिमांड मार्केट में वापस आती है तो चांदी विल मिरर एंड इट विल बेटर द गोल्ड। मतलब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न चांदी में मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपने सही कहा, चाइना ओपन होने से मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, और उससे चांदी सोने से ज्यादा टकावारी में ऊपर ज्यादा जा सकती है। सर चांदी पर आपका? चांदी में लगभग 70,000 तक पकड़ रहा हूँ अभी इन द शॉर्ट टर्म। 70,000, ठीक है। बहुत शुक्रिया पेठे जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये आई है आज रॉयटर्स के हवाले से कि पाम तेल के इंपोर्ट में बड़ा उछाल आया है। नवंबर के महीने में 29% पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ा है, और 11,40,000 टन पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि बाकी तेलों के मुकाबले पाम तेल पर डिस्काउंट ज़्यादा है। कितना डिस्काउंट है? $265 का डिस्काउंट है क्रूड सोया तेल के मुकाबले, और इसीलिए ये इंपोर्ट के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नीरव देसाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के। नीरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये इंपोर्ट आगे भी बढ़ेगा सर? पाम के इंपोर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी अच्छा इंपोर्ट रहा है। सितंबर मंथ में 11.8 लाख टन, उसके बाद में अक्टूबर मंथ में 8.87 लाख टन, नवंबर में 11.61 लाख टन। सो इंपोर्ट अच्छा रहा है। दिसंबर मंथ में भी करीब 8 से 8.5 लाख टन तो मिनिमम इंपोर्ट आता दिख रहा है। तो ये इंपोर्ट जनवरी, नवंबर और अक्टूबर जितना बड़ा नंबर या सितंबर जितना बड़ा नंबर नहीं होगा, पर जब तक ये प्राइस स्प्रेड अच्छा है तब तक पाम का इंपोर्ट थोड़ा ठीक ही रहेगा, ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक ही रहेगा। तो इसका फायदा क्या होगा हमें सर? नहीं, देखिए ओवरऑल क्या है कि जैसे आज सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल का प्रीमियम ज्यादा है, तो कंट्री को एक सस्ते भाव का तेल पाम मिल रहा है, डिफरेंशियल ज्यादा है, तो हमको एक सस्ते भाव का तेल का इंपोर्ट आके और यहाँ पे लोकल में रिटेल में एक सस्ते भाव का तेल अवेलेबल रहेगा हमेशा पब्लिक के पास, तो ये उसका एक बेनिफिट रहेगा। और इंपोर्ट तो ठीक है कि चलिए डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन रुपया भी तो वीक हो रहा है। यस, रुपया वीक हो रहा है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है। जो आज हम सोया ऑयल भी इंपोर्ट ही करते हैं मेजरली, सन ऑयल भी इंपोर्ट ही करते हैं, तो आज रुपये का फैक्टर तो तीनों के लिए सेम है। हाँ। पर आज अगर हमें पाम ऑयल $300 या $350, $400 पहले सस्ता मिल रहा था, अब $300 सस्ता मिल रहा है, तो आज इंडिया का उसमें बेनिफिट ही एज अ कंट्री हम लोअर प्राइस का ऑयल ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दूसरे कंपीटिंग ऑयल्स जो हैं सोया और सन, इस पे प्रेशर भी डाल रहा है। और इंडिया क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके लिए बेटर है कि पाम को देख के सोया और सन भी थोड़ा सा एक स्प्रेड में, डिफरेंशियल में कम स्प्रेड में बेचे, तो हम एज ए इंपोर्टिंग कंट्री हमको फायदा ही है उस चीज का। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और कि अभी इंडियन मार्केट में तेलों की कीमतों का क्या हालचाल है? क्या एडिबल ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, स्टेबल है, क्या चल रहा है सर ग्राउंड पे? सो पाम की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। टू दी पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, इसलिए पाम में तो अब डिस्पैरिटी हो गई है पामोलिन इंपोर्ट में। इवन सीपीओ से लाके रिफाइन करके जो हम रिफाइन बेच रहे हैं रिफाइनरी वाले, उसमें भी 20 रुपीज टू 30 रुपीज की डिस्पैरिटी हो गई है।
सोया की हम बात करें तो सोया में भी कंटिन्यूस एक घटत आती रही है और अभी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और प्रेशर बिकॉज ऑफ स्प्रेड एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मार्जिन सोया में भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो कीमतों में ओवरऑल पिछले 10-15 दिन में थोड़ा घटत ही आई है और इसके बावजूद बहुत ज्यादा कीमतें बढ़े ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं कीमतें यहीं रहेंगी या सोया सनफ्लावर की कीमत में थोड़ी सी घटत भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका डबल वेल पर ये डिटेल रिपोर्ट बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पराग का, कानपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आज गोल्ड के लिए क्या करना चाहिए? आज गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, बताइए रवि जी, आज क्या करना चाहिए इस भाव पर? ये भाव पे भी बाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 53,700 800 एक अच्छा बाइंग जोन है, वहां पे आप बाई करें। स्टॉप लॉस आप 53,380 का लगा है। मुझे लग रहा है इंट्राडे में एक बार 54,120 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर 54,200 के जितने भी करीब मिले तो वहां पे एक बार शॉर्ट का मौका ढूंढना चाहिए। मीन जो आप बाई कर रहे हो उसको सेल करके एक बार प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाना। ठीक है, यशो भाई हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए यशो भाई। हाँ, चीनी में 55-56 जा सकता है क्या? चना बताइए राजीव जी, 5700 तक चने का भाव जा सकता है क्या? मृत्युंजय जी, अभी तो लगता नहीं है क्योंकि अब बुआई के भी नंबर आने हैं धीरे धीरे। तो मुझे अभी चने में लगता नहीं है कि बहुत तेजी बनेगी। डेफिनेटली 5100-5200 तक के दाम तो देखने को मिल सकते हैं स्पॉट चने में, बट अभी 5700 नहीं लगता। इनफैक्ट 5300 के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉलर मदन लाल हैं, पंजाब से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए मदन लाल जी। मर्तंजय जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछें। जीरा 35,000 हो सकता है जी। 35,000? हाँ जी। रवि जी कुछ है जवाब? नहीं, क्लियर जवाब नो है। इतना ज्यादा तेजी मीन्स के हाँ ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट ओवर ऑप्टिमिज्म ऑलवेज लॉस का काफी बड़ा कारण होता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जैसे सप्लाई रिस्टोर होगी लाइक जनवरी फरवरी से थोड़ा हायर लेवल पे प्रेशर बना रहेगा। हाल में अभी कोई बुआई के इतने ज्यादा नंबर नहीं है। गुजरात इलेक्शंस रिजल्ट के बाद शायद गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल नंबर आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रेशर हायर लेवल से होगा। लास्ट ईयर की जो पाइपलाइन खाली थी इस हिसाब से प्राइसेस ये लेवल पे स्टेबल है, बट मुझे लग रहा है कि पोस्ट जनवरी आपको एक अच्छा करेक्शन टिल 20,000 आपको देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल पे बेचना एक बेटर स्ट्रेटेजी ये साल रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अरुण है झांसी से। पूछिए अरुण जी। अरुण जी, हाँ जी सुन रहा हूँ, पूछें। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग महंगाई कहते हैं, अभी रबी की फसल पर गवर्नमेंट ने 10% रेट बढ़ा दिए। ऑब्वियसली जब किसी चीज के 10% रेट बढ़ाएंगे, सरसों के अगर आप 4-5 रुपए किलो का भाव बढ़ाएंगे तो सरसों का तेल करीब 10 रुपए किलो बढ़ जाएगा। तो इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता है? किसान को अगर आप कहते हैं उचित मूल्य, आप गेहूं को अगर 100 रुपए किलो बेचेंगे तो आटा 150 रुपए बिकेगा, फिर आप कहेंगे महंगाई हो गई। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। नहीं, आप रोजाना हर चैनल पर हर पत्रकार और हर राजनेता कहता है महंगाई। तो मैं ये पूछता हूँ, महंगाई का ये प्रॉपर तरीका क्या है? नहीं, ये तो सर ये आपका ये तो आप जो बात कह रहे हैं ये बात तो हम कई बार हम भी ये बात उठाते हैं कि अगर महंगाई और किसानों को उचित भाव मिलना, इसको प्रॉपर तरीके से इस मैकेनिज्म को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों को अच्छा भाव मिलना भी जरूरी है। और किसानों के लिए अगर एमएसपी बढ़ेगी या उनको अच्छा भाव मिलेगा तो जाहिर तौर पर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट महंगाई पर पड़ेगा। उससे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज तब होता है जब नासिक में 2 रुपए किलो प्याज बिकता है, दिल्ली में आके 50 रुपए हो जाता है। दिक्कत उस बात से होती है कई बार। किसानों को अच्छा भाव मिले, इससे कोई आपत्ति नहीं है, मिलना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये डिबेट तो चलता रहेगा। जो बात आप कह रहे हैं ठीक बात है, और ये डिबेट तो है कि वाजिब बात है, अगर एमएसपी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। अगला सवाल है अमरदीप का। पूछिए अमरदीप जी। सर मैं जानना चाहूंगा क्रूड ऑयल में सर अभी यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? 6,308 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। 1.5% से ज्यादा की कमजोरी क्रूड में इस वक्त है। तो रवि जी क्या किया जाए इस भाव पर?
मेरे हिसाब से अभी थोड़ा बहुत यह सपोर्ट के करीब है। 6270 का एक अहम सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 6270 के करीब ये टिक जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। यहाँ पे 6270 के करीब बाय करना है। 6200 के स्टॉप लॉस के साथ एक मिनिमम मुझे लग रहा है कि वहां पे 6400 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरेज की उम्मीद मुझे लग रही है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीएन मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मुखर्जी साहब। हाँ जी, नेचुरल गैस में क्या ट्रेड लें? नेचुरल गैस में क्या ट्रेड लें, राजीव जी बताएं। 455 रुपए 20 पैसे का भाव है, करीब करीब 2.5% नीचे। आज के लिए क्या ट्रेड ठीक रहेगा? देखिए मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस लास्ट 5 दिन में 600 रुपए के स्तर से और 450 रुपए के स्तर तक आ गया है। मुझे लगता है कि इसमें कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर्स में ट्रेड ना करके इसमें ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें 460 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है उसे रफली 35 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 28 रुपए का और उसमें टारगेट देखने को मिल सकता है 45 से 50 रुपए का। ऑप्शन में ट्रेड करने से फायदा ये होगा कि जो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी उस दौरान में एक तो जो स्टॉप लॉस होते हैं जनरली बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी कट जाते हैं। तो ऑप्शन में बने रहने से एक तो नुकसान थोड़ा कम होने के चांस होते हैं और ट्रेड में बना रहा जा सकता है ओवरनाइट भी, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑप्शन का लॉस होता है अदरवाइज थोड़ा कम हो जाता है अगर बाजार ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेडली मूव करे तो। नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर। जिस तरीके से पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ते आ रहा है तो क्या हम किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पाएगा सोयाबीन का? क्या सर ये पाम तेल का इंपोर्ट होता रहेगा तो क्या सोयाबीन का भाव नहीं मिलेगा अच्छा किसानों को? मतलब ये सवाल जो आपने पूछा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने कितना बढ़िया सवाल पूछा है। और ये बात मैं बार बार उठाता भी हूँ कि इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसका खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। किसानों को अच्छा भाव मिलते रहना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जो बात आप पूछ रहे हैं कि क्या पाम के इंपोर्ट बढ़ने से सोयाबीन पर इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर, तो बताइए रवि जी। मुझे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि एमएसपी भी गवर्नमेंट इस हिसाब से इंट्रोड्यूस के कि कोई भी कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा ना गिर जाए कि किसान को कोई लाभ ना हो। एंड पर्टिकुलर जो अभी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो हमारी एजेंसीज एंड प्रोक्योरमेंट हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा इम्पैक्ट सोयाबीन के प्राइसेस पे पाम ऑयल के इम्पोर्ट का होगा। हाँ, इसी हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल से ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हो, सरसों के हो या वो सोयाबीन के हो, दोनों के प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके। कंज्यूमर के लिए राहत ये होगी क्योंकि जो ब्लेंडेड सोया तेल होता है, ब्लेंडेड आरएम ऑयल होता है, इसमें शायद इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक कम हो, बट फार्मर के लिए मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आपको अच्छा भाव मिलेगा। एंड पर्टिकुलर इंटरनेशनल में अगर चाइना अनलॉकडाउन होता है एंड वहां पे डिमांड आ जाती है लूनार से पहले, तो मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड के प्राइसेस एक स्टेबल लेवल पे है, यहाँ से और गिरावट की उम्मीद नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इससे आपको नुकसान नहीं होगा और यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है सोयाबीन की कीमतों में भी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं नेक्स्ट कॉलर अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए अमित जी। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ जी, पूछिए। ओ कपास कॉटन में क्या बाजार रहेगा अभी? कॉटन में? हाँ, कॉटन में कपास में क्या बाजार रहेगा बताइए राजीव जी। कॉटन में क्या आगे तेजी या मंदी? मृत्युंजय जी, बहुत मंदी तो नहीं लगती। ऑलरेडी भाव जो है निचले स्तरों पे थोड़े रुक भी गए हैं। मुझे लगता है कि कॉटन में धीरे धीरे थोड़ा बाजार पिकअप करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसे रफली 30,500 30,600 अच्छे स्तर रहेंगे बाइंग पोजीशन बिल्ड करने के लिए, और वापस हम इसे 32 32.5 भी देख सकते हैं। तो कॉटन में बहुत बड़ी मंदी अब यहाँ से नहीं दिखती, ऑलरेडी काफी गिरावट बाजार देख चुका है। नेक्स्ट कॉलर सुरेश हैं। पूछिए सुरेश जी। सुरेश जी आपको आवाज आ रही है? ये जो अपने बीकानेर के हमारे क्या नाम चोपड़ा जी कृषि विशेषज्ञ ने एक और बोरी बताई है, लेकिन पिछले साल इसी तारीख को 38,800 बोरी की आमदनी हुई थी 6/12/2021 को, और अभी भी 38,800 बोरी आ रही है एक साल बाद में।
तो फिर फसल पिछले साल 45 लाख हुई, तो आमदनी सेम हो कि वो आ रही है आज की तारीख में, तो फिर 45 वाली 1 करोड़ किस आधार पर ये कृषि विशेषज्ञ पोखरा जी ने अनुमान जताया है? अच्छा, तो आपका क्या राय इस पर? आमदनी तो 38,000 आ रही है पिछले साल इसी 6 दिसंबर को 2021 को, और आज भी 38,000 आ रही है, तो बताइए पॉसिबल? हाँ, तो राजीव जी, इनका कहना है कि 35 से 38,000 की अराइवल है रोज की, और इस अराइवल पर 1 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जबकि पिछले साल इस तरह के अराइवल में 45 लाख बोरी का उत्पादन हुआ था। आप अपने रिसर्च के आधार पर बताएं कि क्या है ये फैक्ट। मृत्युंजय जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़े फंडामेंटल आंकड़े नहीं है इसके बारे में, तकनीकी तो आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, गुआर सीड के बारे में बात हो रही है। हाँ, गुआर के बारे में बात हो रही है। हाँ, डेफिनेटली इस टाइम आप मींस की काफी एनालिस्ट ने, काफी गवर्नमेंट एजेंसीज के भी फोरकास्ट एंड जो आपने ये साल के लिए उन्होंने गुआर सीड की। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, रवि जी। अच्छा, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं रवि जी को। और हाँ, रवि जी बताएं। हाँ, अब बताएं आप। यस। बेसिकली ये जो मीन्स कि ये सिर्फ कोई एक एनालिस्ट या एक पर्सन का नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री में इस टाइम व्यू डिवाइडेड है। 75 लाख से लेके 1.5 तक की एस्टिमेट इस साल है, और ये मैंने काफी सालों के बाद देखा है कि काफी बड़ी डेविएशन है एस्टिमेट्स में। बट यस, मुझे लग रहा है कि ये जो अराइवल्स है लास्ट ईयर से थोड़ी बेटर होगी। आई थिंक इसी हिसाब से एजेंसी के आंकड़े आ रहे थे। मुझे लग रहा है 75 से लेके 1 तक का कोई एस्टिमेट रह सकता है। बट प्राइस वाइज आप फिक्र ना करें, शायद आपको यही फिक्र होगी कि प्राइस इतने नहीं बढ़ेंगे। प्राइस मुझे पॉजिटिव फंडामेंटल दिख रहा है, एंड डिमांड भी इस साल खुलनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि गुआर सीड में 6,000 से लेके 5500 की रेंज रहेगी। कोई भी इनका सवाल नहीं रवि जी, इनका सवाल ये था कि अगर 35 से 38 की अराइवल अभी हो रही है बैग की, 1000 बैग की, तो उसके आधार पर 1 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? आप अपना एनालिसिस बताएं कि वाकई इतने अराइवल पर इतना बड़ा फिगर संभव है क्या? नहीं मृत्युंजय जी, इसकी जो पेरिसिबिलिटी है 4 साल के रहते हैं, 3 से 4 साल गुआर सीड आप स्टोर कर सकते हैं। तो फार्मर का कब अराइवल ज्यादा आएगी, क्योंकि फार्मर का अराइवल हायर प्राइस पे कभी नहीं आता। जब प्राइसेस हायर लेवल से अच्छा फॉल आता है, उसके बाद मींस के स्पोर्ट में अगर ये 5,000 आ गया, तो उसके बाद अराइवल्स इतनी बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ये जो फार्मर्स की अराइवल है और प्रोडक्शन डेटा कभी भी गुआर में लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग पेरिशेबल प्रोडक्ट है। 3 से 4 साल आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम इसको दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, देखते हैं कि इसको लेकर क्या तस्वीर साफ होती है, कब तक साफ होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है राहुल का एमपी से। पूछिए राहुल जी। सर जी पूछें। सर, सोयाबीन के जो वायदा की जो कारोबार की जो बात हो रही दूसरे हफ्ते में, सर वो चालू हो सकता है क्या? और सोयाबीन का वायदा चालू हो सकता है क्या? सोयाबीन का वायदा चालू हो सकता है क्या? देखिए, इसकी चर्चा अभी कोई खबर आई नहीं है, आधिकारिक तौर पर कोई खबर नहीं आई है अभी तक। उम्मीद की जा रही है, चर्चा हो रही है, डिमांड की जा रही है कि शुरू होना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट या कुछ जो एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि नहीं भी शुरू होना चाहिए। दोनों तरफ की बात आ रही है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही खबर आएगी सबसे पहले जी बिजनेस आपको बताएगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी, और कुछ भी अपडेट होगा ये हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए, तो फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटी आपके लिए बड़े एसेट क्लास बन सकते हैं। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और MCX IPF आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर SMS कर दें।